नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर अपना राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक ज़मीन पर कब्जा कर सकता है। बिहार की चर्चा अलग अलग मायनों में राष्ट्र भर में, संपूर्ण विश्व भर में होती रहती है, लेकिन में सबसे अधिक जो खास है वह है बिहार की राजनीति। बिहार अपने राजनीति कौशल के दम पर पूरे विश्व भर में अपना परचम लहराता रहता है और हमने देखा है कि कई बार ऐसे दिग्गज जो हैं वो राजनीति का खखारा सीखने के लिए बिहार का रुख अपनाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनीति में चाणक्य के रूप से स्थापित हैं। अपने राजनीतिक फैसलों से हमेशा लोगों को अचंभित करते रहते हैं और एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने लोगों को अचंभा से भर दिया है और अचंभित इतना अधिक किया है कि अब नीतीश कुमार जी के ऊपर जो भरोसा अगर कोई साथी करे तो वो करे कैसे, इसके बारे में सबको सोचना पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार जी राजनीति के दूरदृष्टा हैं। अगर देखें तो नीतीश कुमार जी ने एक नीति बनाई थी और उस नीति को नीतीश कुमार जी ने बहुत शिद्दत से फॉलो किया। अगर उस प्लान को देखें, उसके प्रक्रिया को देखें, उसके चरण को देखें तो कहीं ना कहीं एक इशारा भी था, लेकिन अब पछतावे का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। नीतीश कुमार जी ने पहले इशारा दे दिया था बीजेपी को, लेकिन बीजेपी इन इशारों को नहीं समझ पाई। लेकिन प्लान एक लंबा था जिसे नीतीश कुमार जी ने एक चक्रव्यूह के भांति रचा था। याद कर लीजिए, जब नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने जातीय जनगणना वाला शगुफा जो है उन्होंने छोड़ा था और उस समय में नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मांग कर रहे थे कि पूरे देश में, पूरे संपूर्ण देश में जो है जाति की जनगणना की जानी चाहिए। और ऐसे में नीतीश कुमार जी को इस मसले पर नीतीश कुमार जी के धुर विरोधी लालू प्रसाद यादव जी का भी साथ मिला था और राजद के साथ साथ तमाम उस तत्कालीन मतलब उस समय के जो विपक्ष के लोग थे, हम बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों ने भी यह कहते हुए नीतीश कुमार जी का साथ दिया था कि जब इस देश में पशु की गिनती हो सकती है तो इंसान के जाति की गिनती क्यों नहीं हो सकती है, यह तो इंसान का अधिकार है। और इसके पीछे यह तर्क दिया गया था कि अगर जाति के संख्या के विषय में जानकारी होगी तभी जाति आधारित और जाति उत्थान के लिए जो समाज से पिछड़े हुए वर्ग हैं, सामाजिक विकास से छूटे हुए वर्ग हैं, उनके विकास के लिए योजनाएं बन सकेगी। नीतीश कुमार जी ने इस तरह की बात कही थी, लेकिन इसके बाद जो है नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा प्रतिनिधि का मंडल भी तैयार किया था और नीतीश कुमार जी के प्रतिनिधि मंडल में नेता प्रतिपक्ष, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी शामिल थे। नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री, उसके बाद नेता विरोधी दल यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इसके बाद हमने देखा था कि जीतन राम मांझी जी साथ हो जाते हैं और भी तमाम दल जो हैं वो साथ हो जाते हैं। बीजेपी वहाँ जनक राम जी को भेज करके अपना कोरम पूरा करती है, लेकिन बीजेपी खुले तौर पर इस बारे में कुछ बोलने से बचती है और कहती है कि वह केंद्र सरकार जो केंद्रीय नीति है बीजेपी की राष्ट्रीय नीति, उसी पर काम करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना का जो मामला था उसे केंद्र सरकार खारिज कर देती है, संसद भवन में जवाब देते हुए खारिज कर देती है। नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी के साथ मुलाकात के लिए जाते हैं, उस समय मुस्कुराते हुए मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हैं तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी आपस में बहुत सहज और मुस्कुराहट को लेकर के चलते हैं और उसी समय से नीतीश कुमार जी ने इशारा दिया था। और इसके बाद हमने देखा कि नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना को लेकर के जो एक प्लान बनाया था, इसके बारे में हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि कैसे नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना करा करके और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो जाया जाए, क्योंकि हमने देखा कि कैसे केंद्र सरकार ने जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्ण हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की, जिसके बाद जो आरक्षण का 50% वाला जो पैमाना होता है वह भी टूटता हुआ नजर आया। और इसके बाद हमने यह भी देखा कि नीतीश कुमार जी भी हालिया दिनों में जो गरीब सवर्ण के जो आरक्षण थे उस पर वे सहमति जताते हुए और उसके लिए उसके पक्षधर
बनते हुए नजर आए थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने वहाँ कह दिया कि जब आर्थिक आधार पर आप 10% सवर्णों को आरक्षण दे रहे हैं तो इससे ज़रूरत है आरक्षण के अब मायने को, आरक्षण के जो आंकड़े हैं, आरक्षण का जो एक बैरियर है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने झारखंड का जो है उन्होंने हवाला दिया था कि जैसे झारखंड विधानसभा में कैसे एक बिल पारित करके जो आरक्षण की जो सीमा थी उसे बढ़ाई गई थी, झारखंड सरकार ने उसे बढ़ाया था। तो उन्होंने बिहार में भी इसकी चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की। लेकिन राज्य सरकार अपने खर्चे पर बिहार में जातीय जनगणना कराने जा रही है और इसको लेकर के पहले से ही नोटिफिकेशन जारी हो चुके थे। और पहले चरण को लेकर के जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें 7 जनवरी को से जो है मकानों की गिनती और मकान के जो स्वामित्व वाले लोग हैं, स्वामित्व अधिकार जो रखे हुए हैं, उनके नाम की जो है चर्चा होगी, उसका नाम अंकित होगा और उसके बाद जो पूर्ण जनगणना है वह जो है दूसरे चरण में होगा। तो अब जो है दूसरे चरण की भी तिथि आ गई है और दूसरे चरण की जो तिथि है वह अप्रैल में शुरू हो रही है। यानी कि कुल मिलाकर समझिए कि बिहार में जातीय जनगणना अप्रैल में शुरू हो रही है। ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी कि जातीय जनगणना कब शुरू हुई है, लेकिन जातीय जनगणना महज एक जातीय जनगणना ही है या इससे राजनीतिक फायदों को कैसे नीतीश कुमार जी टटोल रहे हैं और कैसे जातीय जनगणना बिहार में राजनीतिक बदलाव का एक सूत्रधार बना और आगे बनेगा, इस पर भी चर्चा करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो देखें कि हमने कि जातीय जनगणना के दौरान ही इस बात पर चर्चा के दौरान ही हमने देखा कि कैसे सामाजिक न्याय के पुरोधा कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव, जो कि ओबीसी और अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं, एमवाई समीकरण की राजनीति करते हैं लालू प्रसाद यादव जी, राजद पार्टी राजनीति करती है। तो कैसे राजद और नीतीश कुमार जी जो पिछड़ा अति पिछड़ा के नेता कहे जाते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की राजनीति करने वाले मूल रूप से कहे जाते हैं, हालांकि दावा A to Z का तेजस्वी यादव जी भी राजद भी करती है, नीतीश कुमार जी भी करते हैं, उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी करती है। लेकिन जो कोर जो बेसिक जो वोटर हैं जिसके बलबूते पार्टी चल रही है, तो राजद में एमवाई समीकरण और नीतीश कुमार में लवकुश समीकरण वाला फैक्टर ज़रूर जोड़ा जाता है। तो लवकुश भले ही हमने हालिया रिजल्ट जो देखे हैं, परिणाम जो देखे हैं उपचुनाव के, उसमें वोट बैंक सरकता हुआ नज़र आया, लेकिन जो एक सूत्र में बांधने की बात होती है, जो सत्ता तक पहुंचाया और जिसके बलबूते नीतीश कुमार जी हो या फिर लालू प्रसाद यादव जी ने राज किया, तो वो पिछड़ा अति पिछड़ा की ही जो है लड़ाई थी और उसी को लेकर के लालू प्रसाद यादव जी हिट हुए, बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार जी भी पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की राजनीति करते हुए आगे बढ़े। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव जी को भी दिख रहा था और नीतीश कुमार जी को भी दिख रहा था कि कैसे ओबीसी की जनगणना करके जो है एक बड़े वर्ग को साधा जा सकता है, क्योंकि एक अनुमानित अगर पूरे देश में देखा जाए तो 70% से अधिक जो है वह जनसंख्या ओबीसी समाज की बताई जा रही है। तो ऐसे में जो पूरे देश में अल्पसंख्यक, मतलब समझ लीजिए ओबीसी की जो संख्या है देश में वह 70% के करीब बताई जा रही है। तो और ऐसे में जो बिहार के नेता हैं, कई नेता दबी जुबान में यह बात करने लगे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, यानी कि समझ लीजिए जातीय जनगणना की बात होगी और उसके बाद ओबीसी समाज के लोगों को उनका अधिकार लेने में और आरक्षण लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उनका अधिकार से उनको कैसे वंचित रखा जा रहा है, तो इस पर जो है सबका ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यानी कि लपेटे में आएंगे तो केंद्र सरकार, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा हो रही है। तो बिहार में इसकी गणना कराने के बाद जो है बिहार सरकार और इसके लिए बहुत सारे कुछ योजनाएं लेकर के आने वाली है और इसका जो फ़ायदा है उस फायदे की, जातीय जनगणना कराने की यानी कि ओबीसी जनगणना कराने के क्या फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे को दिखाते हुए ब्रांडिंग करने वाली है राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर। और जब नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी जब पहली बार जब प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात करने के लिए पीएम हाउस गए थे, उस समय ही नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के बीच में इन तमाम योजनाओं पर चर्चा हुई थी। इसके बाद लालू प्रसाद यादव जी के साथ भी चर्चा हुई थी इन तमाम योजनाओं पर। और ऐसे में अब नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी साथ हैं, यानी कि ये जो साथ होना जो है उस प्लान के पहले चरण के हिसाब से था। पहला चरण तो साथ आए, दूसरे चरण में देख लीजिए तो अब साथ आ गए, मतलब राजनीतिक रूप से गठबंधन के हिसाब से साथ आ गए। और तीसरे नंबर पर है राष्ट्रीय राजनीति में इस मुद्दे को भुनाना। तो नीतीश कुमार जी का जो मेन प्लान है वह अप्रैल में सक्सेस होता हुआ नजर आएगा, जब जातीय जनगणना पूरी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बात समझिए
नीतीश कुमार जी जैसे सधे नेता एक बड़े प्लान के साथ जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में अपना काम करने जा रहे हैं, जातीय जनगणना करवाने जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए तब तक खुद को संभाल करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के खिलाफ ज़बानें चलने लगी है, नीतीश कुमार जी का विरोध बढ़ने लगा है, क्योंकि शराबबंदी जिसे नीतीश कुमार जी ने बिहार के हित में लागू किया था, बिहार के लोगों के हित में लागू किया था, वह नीतीश कुमार जी के प्रशासनिक व्यवस्था के ही कारण पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा है। और कई जगह पर ऐसी वारदातें सामने आ रही है, ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहां पर रक्षक ही जो हैं भक्षक बनते हुए दिख रहे हैं। पुलिस के मिली भगत से शराब का कारोबार पूरे बिहार में फल फूल रहा है। छपरा में हमने देखा, सारण में देखा, जनता टॉकीज की आपको टीम ने दिखाई कि कैसे जो है शराब, जो जहरीली शराब है, वो अपने आगोश में सैकड़ों लोगों को अब तक निगल चुकी है। उसे इस दुनिया से उनके नाम को मिटाने में पूरी तरीके से जहरीली शराब लगी हुई है। और नीतीश कुमार जी ऐसे मौके पर संवेदनहीन, अपनी ओर से ठीक दे रहे हैं, लेकिन जो मौका है वो नाजुक है, तो ऐसे में संवेदनहीन उनका बयान हो जाता है। और तेजस्वी यादव जी की इन तमाम चीज़ों पर चुप्पी, वो गतिरोध नहीं दिखना, तो एक तरफा निशाने पर यह सरकार आई हुई है। तो नीतीश कुमार जी को तब तक बिहार में खुद को संभाल करके रखना है, क्योंकि जड़ें आपकी अगर कमज़ोर हो जाएगी तो फिर जो आप एक बड़ा तना, एक बड़ा औरा बनाना चाहते हैं, उसे कैसे संभाल पाइएगा। जड़ें अगर आपकी पूरी तरीके से खोखली हो जाएगी तो आपका औरा ही आपके लिए मुसीबत बन जाएगा और आप मुंह के बल गिर जाएंगे। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। कैसा लगता है आपको हमारा यह विशेष पेशकश कुरुक्षेत्र, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन लगातार खुले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।